आज भी जब मैं दफ्तर से फारिग हुआ तो इस वक्त 6 बज चुके थे। यूं तो तकरीबन सारा दफ्तर ही खाली हो गया था। 5 बजे के बाद सब अपने घर को जाना शुरू हो जाते थे और मैं 6 बजे तक यहाँ पर बैठा हुआ था, जब तक चपरासी मुझे आकर उठा ना देता था और ये नहीं कहता था कि अब दफ्तर को ताला लगाना है, आप भी घर चले जाएं। वो हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखता तो मैं बददिली से अपनी चीजें समेट कर उठ खड़ा हुआ और मोटरसाइकिल की चाबी पकड़कर बाहर की तरफ आ गया। मेरा घर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था और ऐसा मेरे साथ रोज ही होता था। वो घर भी कौन सा घर था, वहां पर जाकर तो एक एक लम्हा मेरे लिए गुजारना अजाब हो जाता था और मैं बड़ी मुश्किल से वहां पर अपना वक्त गुजारता था। अब भी मैं दफ्तर से तो निकल आया था, लेकिन मोटरसाइकिल पर यूं ही शहर की सड़कें छानने लगा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि घर जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम था कि घर जाकर मेरी जान को एक लम्हे का भी सुकून नसीब नहीं होना, बल्कि वहां जाकर मैं और ज्यादा परेशान और थकावट का शिकार हो जाऊंगा। यही वजह थी कि मैं अपनी सोचों के बेलगाम घोड़ों को दौड़ाते हुए सड़क पर मोटरसाइकिल चला रहा था। मेरा दिमाग इस वक्त कई बातें सोच रहा था और यूं ही रात के 9 बज गए। अंधेरा फैल चुका था और मैं अब काफी थक चुका था। सोचा अब घर जाता हूँ और खाना खाकर आराम से सो जाऊंगा, क्योंकि जितनी देर मैं अपनी बीवी के सामने रहा या वो मेरे सामने रही तो कोई ना कोई मसला होता रहेगा और वो मेरे साथ किसी न किसी बात पर झगड़ा करती रहेगी। इसी झगड़े और जुबान दराजी की वजह से मैं घर जाना पसंद नहीं करता था। मेरे कोलीग्स जब भी अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करते और अपनी बीवी के साथ गुजारे हुए वक्त के बारे में बताते तो मैं बेहद हैरान होता। आखिर ऐसी बीवियां कहाँ पर पाई जाती हैं? आखिर ऐसी औरतें कहाँ होती हैं? मेरे नसीब में तो जो औरत आई थी उसने तो मुझे एक लम्हा भी सुकून का गुजारने नहीं दिया था। उसने तो मेरे साथ बदसलूकी की इंतहा कर दी थी। मैं जो बचपन से ही मोहब्बत को तरस रहा था, अब अपनी बीवी की मोहब्बत को भी तरस कर रह गया था और मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी होगी और मैं सारी जिंदगी इसी तरह घर से दूर भागते हुए गुजारूंगा। मोटरसाइकिल को एक झटका सा लगा, शायद टायर के नीचे कुछ आ गया था, तो मेरी सोचों को भी ब्रेक लग गया। अंधेरा फैल चुका था और अब चूंकि काफी वक्त हो गया था और मुझे भूख भी शदीद लग चुकी थी, इसीलिए मैंने मोटरसाइकिल का रुख अपने घर की तरफ मोड़ दिया और घर आ गया। घर आकर हस्बे मामूल मेरा इस्तकबाल टीवी की ऊंची और चिंघाड़ती हुई आवाज ने किया। इस वक्त वहां पर कोई इंडियन ड्रामा लगा हुआ था, जिसके बेहंगम शोर की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैंने नागवारी से सारे घर पर नजर दौड़ाई। सारा घर बिखरा हुआ था। सफाई तो दूर की बात, चीजें भी समेट कर नहीं रखी गई थी। मैं अंदर आया तो मुझे अपनी बीवी बावर्ची खाने में खड़ी नजर आई। वो इस वक्त वहां पर खड़े खड़े जल्दी जल्दी खाना खा रही थी और इसका ध्यान टीवी की आवाज पर था। मैं आगे आया और सबसे पहले टीवी की आवाज बंद की, जिस पर उसने नागवारी से मेरी तरफ देखा। ताहम वो कुछ बोली नहीं, बल्कि बाहर आकर उसने उसी तरह दोबारा ऊंची आवाज कर दी। मैं जैसे अपने आप में ही झुंझला कर रह गया। ताहम मैंने इसे खड़े होते हुए खाना खाते देखा तो नागवारी के कहे बिना ना कह रह सका तो नागवारी से कहे बिना ना रह सका कि खाना बैठकर खाओ और आराम से खाओ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि खड़े होकर खा रही हो? न जाने इस वक्त वो इतने गुस्से में थी या शायद मेरी बात करने का अंदाज इसे पसंद नहीं आया था। वो एकदम आगे बढ़ी और उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दिया। मैं तो जैसे सन्नाटे में रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी ने मुझ पर हाथ उठाया है और मैं इस वक्त शदीद जिल्लत महसूस कर रहा था। दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं, लेकिन शायद मेरे लिए तो अभी मौत भी नहीं लिखी गई थी, जिसकी बदौलत इतनी जिल्लत बर्दाश्त करके भी मैं जिंदा था। मैं अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से अपनी बीवी को देख रहा था, जो लापरवाही से अपनी प्लेट उठाकर किचन के सिंक में रखकर वापस टीवी लाउंज में आ बैठी और इसका ध्यान मुकम्मल तौर पर अब ड्रामे की तरफ हो चुका था, जबकि मैं जिल्लत के एहसास से लबरेज वहीं खड़े का खड़ा रह गया। मेरे दिल में नफरत के जज्बात उमड़ने लगे और मैंने सोच लिया था कि इस जिल्लत का बदला लेकर रहूंगा। भले वो मेरी बीवी थी, लेकिन उसे कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो इस तरह मेरी तजलील करे। और फिर मैंने इसे सही बात पर मना किया था। और फिर वो होती कौन है मुझ पर इस तरह हाथ उठाने वाली और मुझे जलील करने वाली? रह रह के मेरे अंदर गुस्से के उबाल उठ रहे थे और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी बीवी का खून पी जाऊं। लेकिन मैं इस वक्त सवाए चुप साधने के और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जिल्लत का एहसास मुझे कचोके लगा रहा था और जब मैं अपनी बीवी के मुतमईन अंदाज पर नजर दौड़ाता तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आता और जिल्लत महसूस होती। और फिर रात होते ही मेरे दिल में एक ऐसा मंसूबा आया जिस पर अमल करने का मैंने फौरन ही सोच लिया। और आधी रात के वक्त मेरा नाम अली है और मैं एक 26 साल का जवान आदमी हूँ। मैं इस वक्त एक मल्टी नेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप एक हादसे में गुजर गए थे, तो मेरी परवरिश का जिम्मा मेरे चचा ने उठा लिया। चची मुझे पसंद नहीं करती थी। उनका यही ख्याल था कि घर में एक फर्द का इजाफा मतलब घर के खर्चे का इजाफा है। इसीलिए शुरू दिन से ही चची ने मेरे साथ अपना रवैया बहुत सख्त रखा था। हालांकि मेरे अब्बा अम्मा की जिंदगी में वो मेरे साथ फिर भी मोहब्बत से पेश आती थी और अक्सर मेरे लिए तोहफे तहफ़ भी लेकर आती थी। चचा चची की एक ही बेटी फलक थी, जिसे उन्होंने बहुत मोहब्बत से पाला था। वहाँ फलक इकलौती थी और यहाँ पर मैं इकलौता बेटा था। मैं तब 3 साल का था जब अम्मा और अब्बा का इंतकाल हुआ था और फिर चचा चची की आगोश में आ गया था और फलक तो तब भी सिर्फ 3 माह की ही थी।
यूँ मजमूई तौर पर मेरा फलक का तकरीबन 3 साल का ही फ़र्क था। मैं अक्सर फलक को अपनी गोद में उठाता और प्यार करने की कोशिश करता, लेकिन चची मुझे ऐसा करने नहीं देती थी। मैं जो समझता था कि शायद चची और चचा के घर जाकर मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँगा और इसी तरह जैसे मेरे माँ-बाप मेरे लाड प्यार उठाते थे, वैसे ही चचा और चची भी उठाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चची ने तो जैसे मुझे मुलाज़िम बनाकर रख लिया था और चचा भी मुझे घर लाकर जैसे भूल ही गए थे। चची अक्सर मुझसे घर के छोटे-मोटे काम करवाती रहती थी और मैं इनकी खुशनुदी के लिए करता रहता। मेरे स्कूल जाने की उम्र थी, लेकिन चचा ने मुझे दाखिल नहीं करवाया। ऐसे में एक दिन फूफो चली आईं और जब इन्हें पता चला कि मैं अभी तक स्कूल दाखिल नहीं हुआ, तो चचा की बहुत क्लास ली। उन्होंने चचा की खूब डांट-डपट की और उनका कहना था कि अगर भाई साहब हमारे सरों पर नहीं रहे, तो इनकी औलाद को हम इस तरह ज़लील नहीं कर सकते। भाई साहब का घर, इनकी जायदाद सारी तुम्हारे पास है, फिर भी तुम इनके बेटे के साथ ऐसी पहलूतही बरतोगे तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे? अलगर्ज़ फूफो ने मेरी काफ़ी साइड ली और यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम इसे स्कूल दाखिल नहीं करवाओगे, तो मैं इसे अपने घर ले जाऊँगी और फिर वहाँ से ही इसे स्कूल में दाखिल करवा दूँगी। फूफो की ये धमकी असर कर गई और चचा ने मुझे 1-2 दिन के बाद ही एक मुनासिब से स्कूल में दाखिल करवा दिया। यूँ तो ये स्कूल एवरेज था, यहाँ पर पढ़ाई भी इसी तरह होती थी, लेकिन मैं खुश था क्योंकि घर से 4-5 घंटे दूर रहने का मौका मिलता था और यहाँ पर मेरे क्लास फेलो बहुत अच्छे थे। यूँ वक्त गुजरता रहा, चची ने पहले दिन से मेरे और फलक के दरमियान जो फासला रखा था, वो जवानी तक भी कायम रहा। फलक ना तो मुझे मुखातिब करती थी और ना ही वो मुझे पसंद करती थी, जबकि चचा और चची के रवैये के बायस मैं खुद भी फलक से मोहतात रहता था, क्योंकि चची मुझे बिल्कुल भी फलक के करीब नहीं आने देती थी। मैं फलक के साथ खेलना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और जवानी तक ना तो कभी फलक मेरे करीब आई और ना ही कभी मैं इसके साथ खेला। चची ने यूँ तो मुझे घर के हर काम के लिए मखसूस कर रखा था। मैं चची के साथ कपड़े भी धुलवाता और बर्तन भी, सफाई भी करवा देता और बाहर का सौदा सरफ भी लाकर देता और फिर अपने फारिग वक्त में पढ़ाई की तरफ ध्यान देता। मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए बहुत जल्द मैंने स्कूल में अपना नाम बना लिया था और नुमायाँ कामयाबी हासिल करने लगा था, जबकि मेरे मुकाबले में फलक बहुत मुतवस्सित स्टूडेंट थी। वो मुझसे ज़्यादा अच्छे स्कूल में जाती थी और इसको घर पर पढ़ाने के लिए ट्यूटर भी आता था, जबकि मैं खुद से ही पढ़ता था, लेकिन मैं पढ़ाई में इसकी निस्बत बहुत अच्छा था। यही वजह थी कि जब मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और मैंने पूरे ज़िले में दूसरी पोजीशन हासिल की, तो चचा का सर जैसे फ़ख्र से बुलंद हो गया और उन्होंने मुझे उसी दिन फलक की ज़िम्मेदारी सौंप दी और कहने लगे कि फलक को भी अपनी तरह काबिल और मेहनती बनाओ। कहा कि ये भी इसी तरह से कामयाबी हासिल करे, जैसे तुमने हासिल की है। घर पर जो ट्यूटर आता है, इससे तो ये अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकती। मुझे यकीन है कि तुम इसे पढ़ाओगे तो ये अच्छे से पढ़ेगी। जबकि चची इस बात की हमनवा नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं फलक को पढ़ाऊँ, लेकिन चचा के आगे अब उनकी एक नहीं चली, क्योंकि पहले ही फलक एक बार फेल हो चुकी थी और चचा ने इसे आखिरी वार्निंग दी थी कि अगर अब इसने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो चचा इसकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर देंगे और इसे ना तो बाहर अंदर कहीं आने जाने दिया जाएगा और ना ही इसे पॉकेट मनी मिलेगी। यही वजह थी कि अब फलक भी चुप हो रही थी और चची ने भी चुप साध ली थी। चचा के कहने के मुताबिक मैंने रोज़ाना फलक को पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन चंद दिनों के बाद ही मुझे एहसास होने लगा कि इसका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो ज़्यादातर अपने मोबाइल पर लगी रहती और किसी न किसी से बातों में मसरूफ़ रहती। हर वक्त इसके मोबाइल पर मैसेज की टून बजती रहती। मैं उसे कई बार इस बात से मना कर चुका था, लेकिन वो बाज नहीं आती थी और यही कहती थी कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ और खबरदार, अगर तुमने मेरे अब्बा को कुछ बताया तो मैं उल्टा तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी और फिर अम्मी तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। पहले पहल तो मैं चुप रहा, लेकिन फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि चचा तो मुझसे फलक की रिपोर्ट मांगेंगे और वह पढ़ाई में तो बिल्कुल निकम्मी है, इसीलिए मुझे चचा को सब सच बता देना चाहिए। यही वजह थी कि मैंने चचा को सब कुछ बता दिया और कहा कि आप इससे इसका मोबाइल ले लें, वरना इस तरह ये पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगी। चचा ने मेरी बात तवज्जो से सुनी और फलक से उसका मोबाइल ले लिया। यूं अब फलक के पास सिवाय पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि चचा ने इसे सख्ती से इस बात की ताकीद की थी कि अगर वो अब भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देगी, तो चचा इसकी पॉकेट मनी भी बंद कर देंगे। इसीलिए फलक ने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और फिर तकरीबन 2 महीनों के बाद जब इसके पेपर हुए, तो उसने अच्छे नंबरों से पास कर लिया और पास होने का गिफ्ट इसने चचा से अपना मोबाइल वापस मांगने का ही लिया था और चचा ने बखुशी इसे मोबाइल वापस कर दिया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि अब वो अपने काम की तरफ ध्यान रखेगी और पढ़ाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं तो कॉलेज जाता था, मेरा स्कॉलरशिप पे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया था और मैं अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल ध्यान दे रहा था, लेकिन फलक का ध्यान मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ था सिवाय पढ़ाई के। इसकी लड़कों से भी दोस्ती थी और वो अक्सर इनके साथ आती जाती थी। मैंने कई बार इसे देखा और अब मैंने बहाने से इसे मना करना चाहा, लेकिन वो लड़की बाज नहीं आती थी। उसका यही कहना था कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे जैसे चाहूँ गुजारूँ। अगर मेरे माँ-बाप को इन बातों से कोई एतराज़ नहीं है, तो तुम कौन होते हो मेरे मामलात में टांग अड़ाने वाले और इन बातों पर एतराज़ करने वाले? मुझे इस बारे में तो मालूम नहीं था कि चचा फलक की इस बेरारवी के बारे में जानते हैं या नहीं, लेकिन मुझे इसकी ये हरकतें पसंद नहीं थीं और मुझे ऐसा लगता था कि वो कभी न कभी अपनी इन हरकतों की वजह से किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएगी। चची ने इसे खुली छूट दे रखी थी, वो इसकी हर बात मानती थी
और उसे हर तरह से सर पर चढ़ा रखा था। यही वजह थी कि वो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई थी और अब इसे अपना अच्छा बुरा कुछ सूझता ही नहीं था। कॉलेज में आने के बाद तो इसके ज्यादा ही पर खुल गए थे और अब वो किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। मैंने अब इसके मामले में बोलना छोड़ दिया था क्योंकि चची को मेरा बोलना बहुत नागवार गुजरता था। मेरी अब पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी और जल्द ही मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाती और मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी कोशिश करके मैं अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कहीं और कर लूंगा। लेकिन इन्हीं दिनों में कुछ ऐसा हो गया जिसने हम सबको लर्जा कर रख दिया। फलक, जो कि बहुत आज़ाद ख्याल और मॉडर्न तर्ज से अमल की लड़की थी, इसकी मुख्तलिफ लड़कों से दोस्ती थी और फिर लड़कों के ही एक ग्रुप ने इसे हरासा करना शुरू कर दिया। इनमें से किसी लड़के के साथ इसकी दोस्ती थी जिसके साथ वो हद से ज्यादा गुजर चुकी थी और उसने उसकी नाजेबा वीडियो और तस्वीर बना ली थी और अब वो इसी से इसको ब्लैकमेल कर रहा था। फलक कई बार घर से चोरी करके पैसे लेकर उसे दे चुकी थी। उसे सिर्फ इस बात का डर था कि चचा तक ये बात ना पहुंच जाए, इसीलिए वो इस लड़के की बातों में आ गई और अक्सर वो इससे मिलने के लिए चली जाती और इसके साथ वक्त गुजारती थी। एक दिन इसी तरह वो चची का जेवर चुराकर इस लड़के को देने के लिए जा रही थी कि चची को इसकी खबर हो गई और फिर चची ने जब इससे इसके बारे में पूछा तो फलक ने रोते हुए डरते हुए सब कुछ कह सुनाया। चची तो ये सब सुनकर जैसे शौक में आ गई। इन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि फलक ये सब कुछ करती फिर रही है। चची को समझ नहीं आ रहा था कि इन हालात से कैसे निकला जाए। वो अगर चचा से ये सब कहती तो यकीनन चचा फलक को जान से ही मार देते और चची अपनी इकलौती औलाद की जान से हाथ नहीं धोना चाहती थी। यही वजह थी कि चची ने बहुत डरते डरते मुझसे ये सारी बात कही और खास तौर पर मुझसे इस बात का वादा लिया कि मैं चचा से ये सब कुछ नहीं कहूंगा। मैं खुद भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस मामले से कैसे निकला जाए। और फिर इसका हल भी चची ने ही निकाला। उनका कहना था कि अगर तुम फलक के साथ निकाह कर लेते हो तो वो लड़का खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। हो सकता है अगर वो फलक की तस्वीरें और वीडियो देने का कहे भी तो वो तुम्हारे हवाले ही करेगा और तुम्हें पहले ही ये सब चीजें पता होंगी और इस तरह वो लड़का ब्लैकमेलिंग से पीछे हट जाएगा। मैं चची की बात सुनकर शौक में आ गया। वो अपने मकसद के लिए मुझे बेवकूफ बना रही थी। मैं फलक के साथ निकाह नहीं करना चाहता था। मैंने इसीलिए चची को साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे फलक के साथ घर नहीं बसाना। आप अपनी बेटी का गुनाह धोने के लिए किसी और मर्द का इंतखाब कर लें, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने चची को साफ साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे चची की ज्यादतियां भूली नहीं थी। लेकिन चची भी बजिद हो गई और जब मैं किसी तौर पर नहीं माना तो उन्होंने चचा से इस सिलसिले में बात कर ली। उन्होंने चचा से अपनी बीमारी का बहाना किया और कहा कि मैं बीमार रहती हूँ और मरने से पहले फलक का घर बसे हुए देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अली का इंतखाब किया है। लेकिन अली शायद फलक को पसंद नहीं करता, इसीलिए वो इस रिश्ते से इनकार कर रहा है। आप ही अली को कुछ समझाएं। मैं फलक को बाहर किसी के हाथों नहीं सौंप सकती। वो मेरी इकलौती बेटी है और मैं नहीं चाहती कि इसकी जिंदगी में कोई मुश्किलात आए। अली अपना बेटा है, अपना बच्चा है, फलक का ख्याल करेगा। चचा के दिल को भी ये बात लगी थी और वैसे भी मेरी काबिलियत चचा के सामने थी और फिर सबसे बढ़कर मेरे अब्बा की जायदाद जो चचा के पास थी। चचा को इससे भी हाथ धोना ना पड़ता। अगर मैं फलक से निकाह कर लेता तो जायदाद घर में ही रह जाती। यही वजह थी कि चचा ने भी मुझे इस सिलसिले में प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन जब चची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उन्होंने मुझसे इस चीज का वादा ले लिया कि मैं फलक के साथ शादी करूंगा और मैं भी जज्बात की रोह में बहकर चचा को हाँ कर बैठा। कुछ दिनों के बाद ही मेरा और फलक का निकाह हो गया और वो मेरी बीवी बन गई। निकाह के लिए मैंने चचा के सामने एक ही शर्त रखी थी कि मैं फलक को लेकर इस घर में नहीं रहूंगा, बल्कि मुझे अपना एक अलग घर चाहिए। चचा ने बहुत खुशी खुशी ये बात मान ली थी क्योंकि इनका ख्याल था कि शायद मैं अपनी जाती जिंदगी में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने अलग घर की फरमाइश की है। यूं चचा ने बखुशी मेरे और फलक के लिए एक छोटे से घर का बंदोबस्त कर दिया और फलक रुखसत होकर इसी घर में आई थी। मुझसे शादी के बाद भी फलक के तेवर नहीं बदले थे। वो अब भी मुख्तलिफ लड़कों के साथ राब्ते में थी। जिस लड़के ने इसे ब्लैकमेल किया था वो इसकी शादी का जानकर पीछे तो हट गया था, लेकिन वो सिर्फ फलक को इस बात से धमकाता था कि वो इसकी तस्वीरें और वीडियोस इसके शौहर को दे देगा, जबकि फलक ने इसे साफ साफ कह दिया था कि तुम बेशक मेरे शौहर को वो सारा मवाद भेज दो, मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए शायद वो लड़का भी पीछे हट गया था, लेकिन फलक ने इतनी बड़ी चोट से कोई सबक नहीं सीखा था। वो अभी मुख्तलिफ लड़कों के साथ राब्ते में थी और यूनिवर्सिटी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए ही जाती थी, जबकि मैं तो अब अमली जिंदगी में कदम रख चुका था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर फाइज था। ताहम घर की तरफ से मुझे बिल्कुल सुकून नहीं था। मैं फलक के बारे में सब कुछ पहले ही जानता था, लेकिन मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगी, शायद इतना बड़ा झटका खाने के बाद वो अपने अंदर कोई तब्दीली लेकर आएगी। लेकिन शादी के बाद भी ऐसा कुछ ना हो सका। फलक इसी तरह से खुद सर, खुद पसंद और खुद गर्ज थी, जबकि मैं जिसके दिल में शादी के बाद नौखेज जज्बात सर उठाने लगे थे और उसकी ये सर्द मोहरी और खुद पसंदी देखकर इससे पीछे हट गया था। ताहम चचा चची हम दोनों को एक साथ देखकर खुश थे। चची जो पहले मुझसे अक्सर खफा खफा रहती थी और मुझे बुलाना तक पसंद नहीं करती थी, वो अब मेरी काफी आवभगत करती थी और दिल से मुझे पसंद करने लगी थी। चचा तो पहले ही मुतदिल रवैया रखते थे, लेकिन फलक का रवैया पहले से भी ज्यादा खराब हो गया था।
وہ مجھے گھر کے ملازم سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے یوں تو اس سے بیوی والے رویے کا تقاضا بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ مجھے عام انسان کا بھی درجہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ میرا احسان ماننا تو دور کی بات، وہ میری اس قربانی کو بھی سراہتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خود بھی اپنے خول میں سمٹ گیا اور فلک بھی اپنے آپ میں ہی گم رہتی۔ فلک کی وہی عادتیں تھیں، وہ نہ تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر رہی تھی اور نہ ہی شاید اس کا گھر بسانے کا موڈ تھا۔ میں گھر کے نام پر ہی کوفت اٹھانے لگا تھا۔ میرا گھر جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر جاؤں یا پھر میں اپنی بیوی کی شکل دیکھوں۔ نہ جانے کیا بات تھی، مجھے فلک سے ایک چڑ ہونے لگی تھی۔ میں جتنا اسے غلط حرکتوں سے اور غلط کاموں سے روکتا، وہ باز ہی نہیں آتی تھی۔ شادی کر کے بھی اس کی وہی روٹین تھی اور وہی چال چلن تھے جن سے مجھے سخت چڑ تھی۔ میں نے 2-3 بار ڈھکے چھپے لفظوں میں چچا جان سے بھی اس کی شکایت کی تھی۔ چچا جان اسے پیار سے سمجھاتے، لیکن وہ کچھ عرصہ ٹھیک رہتی اور پھر اس کی وہی حرکتیں شروع ہو جاتی۔ نہ جانے کیا بات تھی، وہ مجھے تنگ کرتی تھی یا پھر شاید اندر سے ہی ایسی خصلت کی عورت تھی۔ میں آج تک یہ بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں اسے کسی بھی بات سے منع کرتا ہوں تو وہ ایک دم اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتی اور گھر میں عجیب سا فساد بنائے رکھتی ہے۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا۔ آخر وہ کیوں گھر کے ماحول کو اتنا خراب رکھتی ہے؟ اس روز روز کی چک چک سے تنگ آ کر میں نے بھی ایک دن سوچ لیا تھا کہ میں اب ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا اور فلک کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کی پچھلی غلطیوں اور خامیوں کو بھلا کر نئے سرے سے اسے قبول کرتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے اس بات کی طرف راضی کیا تھا، لیکن میں جتنا بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، وہ مجھے دھتکار دیتی۔ گھر کے ملازم سے زیادہ وہ مجھے اہمیت نہیں دیتی تھی اور یہی بات میرے غصے اور خار کھانے کا باعث بنی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اسے کس طرح سدھاروں، کس طرح اسے صحیح راستے پر لے کر آؤں۔ اگر ہم دونوں کی اب شادی ہو چکی ہے تو اب ہم دونوں کو سمجھوتا کرنا ہوگا، تو ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ محبت تو ابھی بھی شاید بہت دور کی بات تھی، لیکن فلک تو ابھی اس حقیقت کو ماننے سے ہی انکاری تھی۔ مجھے اس کی حرکتوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ آج بھی میں دفتر سے بڑی بددلی سے گھر واپس آیا تھا، لیکن گھر میں داخل ہونے کے بعد مجھے جب ٹی وی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تو ایک دم غصہ میرے اندر بھر گیا، اور پھر جب میں نے سامنے ہی فلک کو کھڑے ہو کر کھانا کھاتے دیکھا تو مجھے اور بھی غصہ آ گیا اور میں نے اسے اس طرح کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، آج بھی وہ غصے میں تھی یا اسے میرا انداز اچھا نہیں لگا تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر مجھے ایک تھپڑ ہی دے مارا۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فلک میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ آج تک زبانی کلامی ہی ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے تھے، لیکن آج پہلی بار اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں جواباً اس پر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رہ گیا۔ شاید میرے اندر کی اچھائی نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا، لیکن فلک کی یہ حرکت مجھے بہت ناگوار گزری تھی اور کسی بھی طور مجھے اپنی ضلالت بھول نہیں رہی تھی۔ میں اپنے آپ میں ہی جیسے شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ تھپڑ میرے گال پر کیا پڑا تھا کہ میرا دل نفرت کی آگ میں جل اٹھا تھا اور میں نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھانی تھی۔ یہی وجہ تھی جیسے ہی رات ہوئی تو میں گلی کے ایک آوارہ کتے کو اٹھا کر اندر لے آیا۔ فلک کو کتوں سے الرجی تھی اور وہ ان سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ بچپن میں 1-2 دفعہ ایک کتا اس کے پیچھے لگ گیا تھا جس نے اسے کاٹ لیا تھا۔ فلک کو اس کے بعد 14 ٹیکے لگے تھے اور وہ کافی دنوں تک بیمار رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں کتوں کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج مجھے اس سے بہتر بدلہ لینے کا کوئی اور راستہ نہیں ملا۔ میں نے فلک کے بستر پر کتے کو لا بٹھایا۔ فلک اس وقت سو رہی تھی۔ کتے نے اس کے پیر کو چاٹنا شروع کر دیا۔ کسی غیر معمولی احساس کی وجہ سے فلک کی آنکھ کھل گئی اور پھر کتے کو دیکھ کر اس خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ زور زور سے اس کہانی کو مکمل دیکھنے کے لیے اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ ویڈیو کلک کر کے آپ مکمل کہانی سن سکتے ہیں۔